नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सप्रसंग व्याख्या। कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग किसी भी गद्यांश का या पद्यांश का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पर विचार करते हैं, अर्थात डेफिनेशन पर। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तृत विवेचन को कहते हैं। इसमें विद्यार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रस्तुतिकरण की पूरी छूट रहती है। अर्थात छात्र जो समझ रहा है दिए गए गद्यांश या पद्यांश के आधार पर, वह उसको प्रस्तुत करता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान और समझ के अनुसार। अब हम लोग आते हैं कि व्याख्या के कौन कौन से अंग होते हैं। तो व्याख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो है संदर्भ। और संदर्भ में विवेचित विषय किस पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार आदि की जानकारी दी जाती है। संदर्भ को अंग्रेजी में नॉर्मली हम लोग रेफरेंस कहते हैं, और इसमें हम लोग ये जान पाते हैं कि जिस गद्यांश या पद्यांश की हम लोग व्याख्या करने वाले हैं उसके रचनाकार कौन है, वो किस पाठ से लिया गया है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रसंग पर, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। प्रसंग में क्या होता है, विवेचित विषय का वह पहला वाला अंश जिसके संबंध में अब कुछ कहा जा रहा है, अर्थात जिसकी हम लोग व्याख्या करने वाले हैं, उस व्याख्या से पहले हम लोग उस व्याख्या के मूल तत्वों के बारे में विवेचन यहाँ पर करते हैं। अब आ जाते हैं शब्दार्थ पर। देखिए, शब्दार्थ लेखन की आवश्यकता ऐसे तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप शब्दार्थ लेखन सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। और विशेष जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव कहते हैं, इसमें गद्यांश या पद्यांश के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष का संक्षिप्त वर्णन रहता है। भाव पक्ष कहने का मतलब हुआ, ये काव्य सौंदर्य के दो उपभाग हैं, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में उसकी रचना कितनी सुंदरता से की गई है, और शिल्प पक्ष में हम लोग उसमें भाषा कैसी है, उसमें अलंकार, उसमें रस आदि चीज़ों का वर्णन हम लोग करते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। तो ये जो व्याख्या है, ये विवेचित विषय की व्याख्या है। हम लोग किस विषय की व्याख्या कर रहे हैं उस पर हम लोग जब विस्तार से लिखते हैं तो उसे ही हम लोग व्याख्या कहते हैं। तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किसी भी व्याख्या के संदर्भ, प्रसंग, विशेष और शब्दार्थ ये मुख्य अंग होते हैं, लेकिन इसमें शब्दार्थ आवश्यक पढ़ने पर ही लिखा जाता है, अन्यथा नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर हम लोग एक दोहे का सप्रसंग व्याख्या करेंगे, एक पद का सप्रसंग व्याख्या करेंगे और एक गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब ये पाठ हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत। ये एक दोहा है और ये एक रहीम का दोहा है, और ये स्कूल लेवल के आधार पर हम लोग इसका सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो व्याख्या को विभाजित कर रहे हैं वो स्कूल के स्तर पर भी है और कॉलेज के स्तर पर भी है। ये स्कूल के स्तर पर कैसे आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे इसकी चर्चा की जा रही है। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में आप जानकारी देंगे कि ये जो पंक्तियाँ, ये जो दोहा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के अष्टम अध्याय रहीम के दोहे से लिया गया है। तो हम लोगों ने दोनों जानकारी दे दी कि कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। इसके रचनाकार अब्दुल रहीम खान खाना है, अर्थात रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने संदर्भ को बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दिया। अब आते हैं प्रसंग पर, अर्थात कॉन्टेक्स्ट। इस दोहे में रहीम जी नीतिवाणी के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि हम किस तरह सच्चे मित्र या मित्रों की पहचान कर सकते हैं। तो ये है प्रसंग, ये है कॉन्टेक्स्ट इस दोहे का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी व्याख्या पर। रहीम जी सच्चे दोस्तों की पहचान करने का तरीका बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति होती है तो दूर दूर के रिश्ते बन जाते हैं, पर हमारा सच्चा मित्र और सच्चे संबंधी
वे ही होते हैं जो हमारी विपत्ति या संकट के समय हमारा साथ न छोड़ें, बल्कि हर संभव प्रयास करके हमें संकट से उबारे। तो ये थी इसकी व्याख्या, और इसमें ये बताया गया है कि हमारा सच्चा मित्र और सच्चा संबंधी कौन होता है और उसका हमारे प्रति कैसा व्यवहार होता है, कैसी भावनाएं होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। देखिए, विशेष में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष और शिल्प पक्ष को वर्णित किया जाता है। इसमें भाव पक्ष देख लीजिए, रहीम के इस दोहे से हम जीवन में अच्छे लोगों का चयन कर सकते हैं। अर्थात इस नीति को अपनाकर हम ये जान सकते हैं कि कौन हमारा हितैषी है और कौन केवल और केवल दिखावे की दोस्ती हमसे करता है। ब्रज भाषा के सरल शब्दों के प्रयोग से दोहा सुबोध बन गया है। अर्थात इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज के सरल शब्दों का। अनुप्रास अलंकार का मनोरम वर्णन है। अनुप्रास अर्थात अनुरूप वर्णनों का न्यास। यहाँ पर संपत्ति सगे तो स में अनुप्रास अलंकार आ रहा है, ऐसे ही और भी इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो था स्कूल के लेवल का। अब हम लोग आ जाते हैं कॉलेज के लेवल पर। आप कैसे सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ये देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है, कैसो केही रस्में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहेंगे गासी। सुनत मौन होए रहियो ठगियो सो, सुर सबे मति नासी। तो ये जो है ये कॉलेज के लेवल का है। अब हम लोग इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि अगर कॉलेज के स्तर पर आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप संदर्भ और प्रसंग को कंबाइंड करके लिख देंगे। अर्थात एक में ही संदर्भ और प्रसंग को इंक्लूड कर देंगे। आपको सेपरेट या अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ अलग अलग करके लिखा है। लेकिन पुनः याद रखिए, अगर सवाल पूछा जा रहा होगा या उसमें निर्देश दिए गए होंगे कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तब आप संदर्भ और प्रसंग लिखिएगा। अन्यथा केवल संदर्भ में ही आप प्रसंग को इंक्लूड कर सकते हैं। संदर्भ, यह महाकवि सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत से उद्धृत पद है। इन पंक्तियों में कृष्ण के विरह में गोपियों की व्याकुल दशा और उनके तर्कों का मार्मिक और मनोरम वर्णन हुआ है। ये था संदर्भ। अब आ जाते हैं प्रसंग पर कि ये रिलेटेड टू व्हाट, किस बात से, किस घटना से ये रिलेट करता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाने वृंदावन आते हैं और उन्हें निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करने का उपदेश देते हैं। गोपियां उद्धव के मत का विरोध करती हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए वे उद्धव को मधुकर अर्थात भ्रमर कहकर संबोधित करती हैं। तो मधुकर और भ्रमर क्यों कहा जाता है, हम लोग इसे विशेष में पढ़ेंगे। अब आते हैं इसके व्याख्या पर। देखिए, गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात उद्धव, तुम हमें समझा कर कहो कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध देकर तुमसे सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही हैं। हमें यह बताओ कि उस निर्गुण के माता पिता कौन हैं, निर्गुण की पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है अर्थात काले हैं या गोरे, उनकी वेशभूषा कैसी है अर्थात वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं और किस तरह के रस अर्थात आनंद के वे इच्छुक हैं। गोपियां उद्धव को चेतावनी सी देती हुई कहती हैं कि अगर तुमने कपटपूर्ण बात की अर्थात तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें ही अपनी गलत करनी अर्थात कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की ये बातें सुनकर चुप हो गए और ठगे से रह गए। उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई अर्थात उनको कोई उत्तर नहीं सूझा। अगर हम लोग विशेष पर देखें तो देखिए, सूरदास का यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्गुण मत के विरुद्ध गोपियों का पक्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सगुण और निर्गुण ये दो मत
भक्ति काल में चला करते थे। निर्गुण मत के अनुसार ईश्वर शेपलेस है अर्थात निराकार है, और सगुण मत के अनुसार ईश्वर का एक रूप है। यहाँ पर सूरदास सगुण पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्गुण पक्ष को वो स्वीकार नहीं करते हैं। गोपियाँ भी निर्गुण पक्ष को स्वीकार नहीं करती, लेकिन गोपियों के तर्कों में बौद्धिक चतुराई और दार्शनिक जटिलता नहीं है। इन पंक्तियों से गोपियों की विनोद वृत्ति, भोलापन, चपलता और सहज बुद्धि का पता चलता है। अर्थात ये जो गोपियां हैं वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी हैं। निराकार ब्रह्म की जो बातें हैं वो उनके पल्ले नहीं पड़ती। यह पद ब्रज भाषा में है। इसकी भाषा परिमार्जित, सहज और स्वाभाविक है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ देशज शब्दों जैसे गांसी, बूझती का भी प्रयोग हुआ है। ठगा सा रहना मुहावरा है। मधुकर में श्लेष अलंकार है। देखिए, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं। यहाँ पर उद्धव को मधुकर या भ्रमर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि जो भ्रमर होता है वो काले रंग का होता है और उद्धव भी जो थे वो काले रंग के थे। दूसरी बात, जब मधुकर अपनी की आवाज़ करता है और वो हमारे समझ में नहीं आता, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उद्धव जो समझ या जो विचार या जो पाठ जो ज्ञान देने आए हैं वो गोपियों के पल्ले पड़ ही नहीं रहा है, इसीलिए उन्हें भ्रमर कहकर संबोधित किया गया है। इस पद में कबीर आदि के निर्गुण मत का खंडन और सगुण मत का समर्थन भी अत्यंत कौशल के साथ व्यक्त हुआ है। निर्गुण धारा के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो है कबीर, और सगुण धारा के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो माने जाते हैं तुलसीदास और सूरदास। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी व्याख्या की। अब हम लोग एक गद्य की भी व्याख्या करते हैं और वो भी कॉलेज लेवल का ही है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता है। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये पूस की रात का एक अवतरण है और इसकी व्याख्या हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में या आपसे कहा गया है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए तभी आप संदर्भ और प्रसंग लिखिएगा, अन्यथा संदर्भ और प्रसंग को कंबाइंड करके ही लिखिएगा। अर्थात संदर्भ में ही आप संदर्भ और प्रसंग दोनों को मिलाकर लिखिएगा। यह उद्धरण प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से लिया गया है। इसमें एक ऐसे किसान का जिक्र है जो एक कुत्ते को भी अपना परिवार का ही एक सदस्य मानता है, और वो किसान कोई और नहीं बल्कि उसका नाम है हल्कू। अब आते हैं प्रसंग पर। इसमें हल्कू पूष महीने की ठंडी रातों में अपने खेतों में लगे फसलों की रखवाली करने के उद्देश्य से सोया करता था। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी होता है। ठीक है, ये जो हम लोग व्याख्या करने वाले हैं ये उसके कुछ आरंभिक अंश हैं। अब आते हैं व्याख्या पर। इस कहानी में हल्कू किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा है और उसके साथ उसका कुत्ता जबरा है। हल्कू ठंड से बचने के लिए जबरे को अपनी गोद में चिपटा लेता है। कुत्ते में से दुर्गंध आ रही है। जबरा को अपनी देह में चिपटाए हल्कू को सुख का अनुभव हो रहा था। यह सुख वस्तुतः उस अकेलेपन, अंधकार और ठंड की रात में जबरा के साथ से हल्कू के मन में पैदा हुआ था। हल्कू में ऊंच नीच का ही नहीं, मनुष्य और पशु का भी भेद मिट गया था। वह कुत्ते को उतना ही आत्मीय समझ रहा था जितना वह अपने किसी रिश्तेदार और मित्र को समझता। हल्कू गरीब था। हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी अभावों से ग्रस्त थी, लेकिन गरीबी ने उसकी आत्मा की पवित्रता को कुचला नहीं था। इसलिए वह एक जानवर के साथ भी बराबरी और आत्मीयता का व्यवहार कर सका था।
उसे अपना मित्र बना सका था। जबरे के साथ मित्रता ने उसके हृदय को और उदार बना दिया था। उसकी आत्मा में जिन भावों का संचार हो रहा था, उसने उसके व्यक्तित्व को आलोकित कर दिया था। जबरा के प्रति हल्कू की इस भावना का असर जबरा पर भी पड़ा और वह भी हल्कू के प्रति अधिक वफादार हो गया था, जो कहानी के आगे घटना विकास में व्यक्त होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके विशेष सेगमेंट पर। हल्कू गरीबी और ऋण से पूरी तरह दबा हुआ है। अपने खेत की रखवाली करते हुए अपने पालतू कुत्ते के साथ उसका व्यवहार किसान के हृदय की उच्चता और उदारता को उजागर करता है। हल्कू और जबरा के बीच के संबंध को प्रेमचंद ने अत्यंत भावप्रण रूप में व्यक्त किया है, जो उनके भाषिक कौशल को भी बताता है। इसके लिए प्रेमचंद ने प्रसाद गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, साहित्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं: ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। प्रसाद गुण उसे कहा जाता है जिस काव्यांश को या जिस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और हमें तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए, तो वो प्रसाद गुण कहलाता है। तो प्रसाद गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात भाषा भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में किस तरीके से व्याख्या करेंगे, शब्दों का कैसा प्रयोग होगा, भाषा का कैसा प्रयोग होगा, इस पर विचार किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।